दोस्तों, हमने अनसंग हीरो ऑफ अमृतसर श्री मदन लाल ढींगरा जी के बारे में विस्तृत जानकारी पहले एपिसोड में प्राप्त की। हमने जाना कि किस प्रकार नावलकार केसर सिंह ने पहली बार 1959 में जब वो अमृतसर आए तो उनको पता चला कि ये एक ऐसा शहीद था जिसके बारे में लोग नहीं जानते, और उनकी जिज्ञासा हुई इनके बारे में जानने के लिए और वो लंदन गए। लंदन में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ली ताकि वो वहाँ की लाइब्रेरी को खंगाल सकें और मदन लाल ढींगरा द्वारा किए गए कत्ल, जो कि 1909 में उन्होंने कर्जन वायली का कत्ल किया था, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार उन्होंने सारा ये मटेरियल इकट्ठा किया और बाद में अपने मित्र जो कि उस समय के एडिटर भी थे और उनको भेजा, जिन्होंने इसको शोध कर एक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ श्री मदन लाल ढींगरा के रूप में प्रस्तुत किया, शहीद अमर मदन लाल ढींगरा। इस नॉवल के बारे में केसर सिंह जी हमें विस्तृत जानकारी देते हैं और हमें वहीं से पता चलता है कि श्री साहब दत्तामल हिसार में रोरिंग प्रैक्टिस सिविल सर्जन के रूप में कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अमृतसर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। इनके 8 बच्चे थे। सबसे बेटी पहली थी काकी रानी, जिसकी शादी उन्होंने चेतन दास जो कि साहिवाल का रहने वाला था उसके साथ की। इनका बड़ा बेटा कुंदन लाल जो प्राइवेट एनको का काम करता था, अक्सर यूरोप और इंग्लैंड आया जाया करता था। दूसरा बेटा और तीसरा बेटा मोहन लाल और बिहारी लाल दोनों डॉक्टर थे पेशे से, और एडवोकेट चमन लाल और चुनी लाल ये वकालती का काम करते थे। और मदन लाल ढींगरा जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लंदन गए थे और भजन लाल जो थे वही लंदन में बार एट लॉ पढ़ रहे थे। इतना संपन्न परिवार, साहब दत्तामल को राय साहब की उपाधि के साथ नवाजा गया था। एक बात मैं यहाँ बताता चलूं कि कंपनी बाग जो अमृतसर का दिल माना जाता है, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की सैरगाह बनी हुई है और वहां पे उनका एक छोटा सा पैलेस भी है, उस जगह पर अगर कोई एक स्मारक बनाया गया और बनाने की इजाजत दी कि 1916 में साहब दत्तामल की मृत्यु के पश्चात, और वो था स्मारक साहब दत्तामल की यादगार में बनाई गई एक बारादरी, और उस बारादरी के नीचे सारा एक डिटेल्ड टाइटल लगा हुआ है जो आप पीछे स्क्रीन में देख सकते हैं। ये इसीलिए दिया गया क्योंकि साहब दत्तामल जी ने अपनी दोस्ती अंग्रेजों के साथ पूरी निभाई और उन्होंने मदन लाल ढींगरा को पागल करार दे दिया, मानसिक तौर पर कमजोर करार दे दिया, सिर्फ अंग्रेजों के कहने पर उनको खुश करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ डनलप स्मिथ का था, जिसके साथ वो हिसार में उस समय ये सिविल सर्जन थे और डनलप स्मिथ वहां पे डिप्टी कमिश्नर थे। बाद में डनलप स्मिथ वाइस रॉय मिंटो के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे। जब 1909 में मदन लाल ढींगरा जी कर्जन वायली का लंदन में कत्ल करते हैं तो उस समय वो शिमला में कार्यरत थे और उसी समय उन्होंने अपने बेटे बिहारी लाल को और चमन लाल को उनके पास भेजा था, और ये जानने के लिए साहब दत्तामल ने कि आगे किस प्रकार वो अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करें ताकि अंग्रेजी सरकार उनसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि साहब दत्तामल डरते थे कि कहीं अंग्रेजी सरकार नाराज होगी तो ये जो इतना संपन्न परिवार उन्होंने खड़ा किया ये कहीं तहस नहस ना हो जाए। और अंग्रेजों के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे को ही मूर्ख और मानसिक तौर पे ठीक नहीं होने का दर्जा करार दिया, जिसके बदले में अंग्रेजी सरकार ने उनका स्मारक कंपनी बाग में बारादरी बनने दिया, जो आज भी वहां पे मौजूद है। आओ हम अगले एपिसोड में श्री मदन लाल ढींगरा जी के अगले जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जब वो लंदन में पहुंचते हैं उसके आगे क्या होता है, इन द सेकेंड एपिसोड ऑफ अनसंग हीरो ऑफ अमृतसर, अमर शहीद श्री मदन लाल ढींगरा जी। इंग्लैंड में इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेने के बाद श्री मदन लाल ढींगरा जी की मुलाकात सावरकर से हो गई इंडिया हाउस में, और वो अक्सर इंडिया हाउस आने जाने लगे।
इंडिया हाउस उस समय सबसे महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ पे जो भारतीय विद्यार्थी जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते थे उनसे हर हफ्ते 1 पाउंड लिया जाता था रहने का और खाने पीने का, और वहाँ पे एक कुक था जो हर प्रकार का भोजन बनाकर देता था। इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल आसिफ अली देते हैं। आसिफ अली जब इंडिया हाउस 1908 में विजिट करते हैं मई के महीने, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार इंडिया हाउस में खाना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ही कुक था और एक ही प्रकार का वो खाना बनाता था। उसे ज्यादातर साउथ इंडियन थोड़ा सा और थोड़ा सा पंजाबी थोड़ा सा खाना बनाना आता था, और इसके अलावा उसे ज़्यादा खाना नहीं आता था। लेकिन सावरकर जैसे जो मिडिल क्लास या उससे नीचे वाले व्यक्ति थे जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते थे, वो वहीं पर रहते थे। और हमारे मदन लाल ढींगरा जी भी 6 महीने के करीब इस इंडिया हाउस में रहे थे, टाइम तोड़ तोड़ के, कभी 1 महीना, कभी कुछ दिन रह गए फिर चले गए, लेकिन उन्होंने काफी समय इंडिया हाउस में बिताया। और इंडिया हाउस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हर फ्राइडे या सैटरडे को एक गोष्ठी हुआ करती थी जिसमें कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आकर अपना लेक्चर दिया करता था, और ये लेक्चर अक्सर आजादी के साथ जुड़ा होता था, किस प्रकार हम भारत को आजाद करा सकते हैं। जो विद्यार्थी वहां पे पढ़ रहे थे उनके दिलों में ये भावना पैदा करनी कि जब वो वापस कुछ बनकर अपने देश में जाएं तो अपने देश को आजाद किस प्रकार करना है उसके लिए कार्य करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 65 क्रॉमवेल एवेन्यू हाई गेट के पास ये बिल्डिंग को खरीदा था, जिसको उन्होंने नाम दिया इंडिया हाउस। और यहाँ पर जो लोग आकर लेक्चर दिया करते थे उनके नाम जरा देखिए। सरदार सिंह जी रेवा भाई राणा, मैडम कामा, वामन विष्णु फाड़के, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीवीएस अय्यर, टीएस रंजन, बिपिन चंद्रपाल, निरंजन पाल। इस प्रकार जो भी कोई इंग्लैंड में महत्व, हर किसी को सावरकर की कोशिश होती थी कि वो यहाँ पे आके इंडिया हाउस में एक गोष्ठी में जरूर शामिल हो और अपने विचार जो है भारत को किस प्रकार आजाद कराना उसके बारे में लोगों के साथ विचार वटांदरा करे। और हम ये भी जानते हैं कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये तो भारत की आजादी के वास्तविक परिंदा था, जिसने उस समय होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो इंग्लैंड में शुरू की थी। और इनका उद्देश्य यही था, ये चाहते थे कि भारत को किसी प्रकार अपना रूल करने की आजादी दे दी जाए। उस समय आजादी के बारे में इस प्रकार सोचना तो शायद संभव नहीं था, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा सोशियोलॉजिस्ट जो मैगजीन थी, और उसके अलावा वो वीकली मैगजीन भी निकाला करते थे और पत्रिकाएं भी निकालते थे, जिनमें उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि किस प्रकार भारत की आजादी के बारे में बात करनी चाहिए। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जब फ्रांस चले गए तो फ्रांस में जाकर भी वो ये मैगजीन निकालते रहे। और हमने कल भी आपसे बात की थी, 1914 तक ये सोशियोलॉजिस्ट मैगजीन बाहर निकलती रही। और इस मैगजीन में पहली बार तलवार मदन लाल, मतलब उन्होंने बाद में एक तलवार मदन लाल मैगजीन भी निकाली थी, सिर्फ श्री मदन लाल ढींगरा जी को, उनकी शहादत को याद करने के लिए और उनको अमर करने के लिए उन्होंने अमर शहीद मदन लाल ढींगरा जी, अदरवाइज तो किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया। वापस चलते हैं, ये जो अलग अलग लोग आकर इंडिया हाउस में बातचीत करते हैं, इवन आसिफ अली जिसकी बात मैं कर रहा हूं, और वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, रिजा एंड रौफ, इन दोनों के साथ ये 1908 में मई के महीने में लंदन आए थे। और ये आके सबसे पहले इंडिया हाउस में ही गए थे, और वहां पे जाके इन्होंने ढींगरा, मदन लाल ढींगरा को भी देखा। और जब आसिफ अली लिखते हैं बाद में कि जब उन्होंने मदन लाल ढींगरा के बारे में अखबार में पढ़ा कि इस व्यक्ति ने कत्ल कर दिया है, तो फिर उनका दिमाग वहां पे गया भी, यार ये कैसा व्यक्ति था। जब मैं वहां गया था तो वो लास्ट इवनिंग थी जो मदन लाल ढींगरा उस दिन गोष्ठी के बाद, मतलब आपस में विचार, जब सारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया तो चाय के कप के लिए सारे बाहर चले गए चाय पीने के लिए, लेकिन मदन लाल ढींगरा जी पीछे रुक गए। और निरंजन पाल जो कि इनके बिपिन चंद्र पाल के बेटे थे, इनके साथ वो पीछे रुक गए और उसे कहने लगे कि यार मुझे या ठुमरी या कोई गजल सुनाओ।
ये बात हमें और कहीं नहीं मिलती, लेकिन ये आसिफ अली के ने अपने मेमोइर्स में इसके बारे में लिखा है। और वो कहते हैं कि उसने फिर गजल का और ठुमरी उनको सुनाई, और मदन लाल ढींगरा जो कि किसी से कोई बात नहीं करते थे, खिड़की से पीछे बाहर की तरफ देख रहे थे और कभी आसमान की तरफ, पता नहीं ऐसे लगता था जैसे ये व्यक्ति कुछ खोया सा है। कहते मैंने देखा भी फिर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो बातचीत बहुत कम करते थे। और इस प्रकार ये वो रात थी जब शायद मदन लाल ढींगरा जी मन ही मन में इसकी कत्ल करने की तैयारी कर रहे थे। अब यहां पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जो धनंजय कीर हैं, राइटर जो थे वीडी सावरकर के, हमारे जो हीरो हैं इस सारे कांड में, क्योंकि मैं जब ये बोलूंगा सावरकर जी के बारे में तो लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, क्योंकि एक हमारा राजनीतिक दल है जो हर वक्त सावरकर जी को माफी मांगने के लिए उन्हें बुरा भला कहता है, और दूसरा दल है जो उनको उनकी करता है, और ये सच्चाई भी है। अगर मदन लाल ढींगरा जी कत्ल करने के बाद सरेंडर करते हैं तो जो घटनाक्रम होता है, मैं आपसे बात करूंगा, शायद वो ऐसे ही रह जाता और उनका कोई नाम भी ना जानता। उनके परिवार ने उनको त्याग दिया, उनके पिता ने उनको पागल करार कर दिया, उनके भाइयों ने उनको पागल करार कर दिया, सबने कहा कि ये मूर्ख था, इसको कोई लेना देना नहीं, आजादी की तो बात ही कुछ नहीं है। तो शायद ही वुड हैव डाइड एन अनसंग हीरो। लेकिन ये हमारे वीर सावरकर थे जिन्होंने ये पूरी कोशिश की कि श्री मदन लाल ढींगरा जी की जो शहादत है, जो इन्होंने कारनामा किया है, वो कहीं बिना लोगों की नजर में आए, अखबार में छपवाया भी सावरकर नहीं था। अभी बाद में हम बात करेंगे आपसे। सो वीर सावरकर की जो देन है, इसके बारे में जितना भी कहें वो कम है। अब धनंजय कीर जो है वो मदन लाल ढींगरा जी को कहता है कि मदन लाल ढींगरा जी को वीर सावरकर ने तैयार किया था कि तुमने करजन वायली को गोली मारनी है। पहले 2 बार पहले भी तैयार किया था लेकिन वो कर नहीं सका। लेकिन मैं इस सब बात को नकारता हूं। मदन लाल ढींगरा जी ने जो भी एक्शन किया ये उनकी अपनी सोच थी, अपनी सूझबूझ थी और अपने मुताबिक उन्होंने किया। शायद ये उनका ठीक स्टेप ना होता और ना था। मदन लाल ढींगरा जी वहां से इतने प्रभावित हुए इन सब बातों से, और इसको प्रभावित करने वाली एक और घटना थी जिसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। बात है 1857 की क्रांति जो थी, उसके ऊपर किताब लिख रहे थे हमारे वीर सावरकर जी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये मैजनी के फैन थे, मैजनी जिसने इटली की यूनिफिकेशन में बड़ा काम किया था, ये उसके फैन थे और उन्होंने उसकी बुक को भी ट्रांसलेट करवाया था। और इन्होंने जब अपनी स्वतंत्रता क्रांति की लिखी किताब, इसमें इन्होंने नाना पाटेकर, नाना फडणवीस और लक्ष्मीबाई, इन सबको हीरो दिखाया। और 1908 में इस आजादी की क्रांति को हुए 1857 में जो क्रांति होती है, 1908 में इसको पूरे 50 साल हो गए थे। और अंग्रेजों ने ये 50 साल भारत की आजादी, मतलब भारत की गुलामी के मनाए, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने भारत को एक बार दोबारा गुलाम बना दिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति को वो नाकामयाब करने में बड़े कामयाब हुए थे। 1 मई 1908 सारे इंग्लैंड के अखबारों में भरा पड़ा था। और जो हमारे उस समय के अमर शहीद थे जिन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके तांत्या टोपे, नाना साहब, उनको बहादुर शाह जफर, इन सब के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई, इन सबको उन्होंने बुरा भला कहा और उनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें जो थी अखबार में लिखी गई। और अपने जो उनके अपने अंग्रेजी ऑफिसर थे जो वहां पे मारे गए, या जो जिन्होंने इस क्रांति को दबाने में बड़ा योगदान दिया, उनकी बहुत तारीफ की गई। अब हमारे सावरकर की नजर इन न्यूज पे पड़ गई। 1 मई 1908 को वो जश्न मना रहे थे और हमारे सावरकर जी ने सोच लिया कि 10 मई 1908 को इंडिया हाउस अपना ये जश्न मनाएगा, यौम आजादी का, जो कि पहली क्रांति का दिन था। और दोस्तों,
इसके बारे में डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, बस इतना बताता हूं, कॉलेजेस में जाके जगह जगह पैम्फलेट बांटे और इसमें सबसे अधिक काम हमारे श्री मदन लाल ढींगरा जी ने किया। वो भी लोगों के घर गए, जितने भी भारतीय थे उनको अवगत कराया कि हम इस प्रकार यौम आजादी जो 1857 की पहली क्रांति थी उसको हम जश्न मनाने जा रहे हैं। और इस प्रकार उस दिन टाइम्स अखबार लिखती है कि 10 मई को हर घर, हर गाड़ी, हर व्यक्ति सिर्फ एक ही तरफ जा रहा था, दैट वाज इंडिया हाउस, टू सेलिब्रेट इंडियंस वार, फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो सावरकर ने विदेशी भूमि में कर दिखाई। और उस दिन लोगों से उन्होंने शपथ उठवाई कि हम भारत की आजादी के लिए काम करेंगे। बड़ा कुछ किया गया, लेक्चर दिए गए, बहुत से, ये जितने भी मैंने नाम लिए इनमें से बहुत से, बिपिन चंद्र पाल वगैरह, ये सब ने अपनी अपनी स्पीचेस दी और भारत की आजादी के लिए काम करने के लिए जितने भी वहां पे विद्यार्थी थे, 100 से अधिक विद्यार्थी इकट्ठे हो चुके थे, उनको ये इकट्ठे हाथ उठा के शपथ दिलाई कि वो भारत की आजादी के लिए काम करेंगे। और इस प्रकार ये बड़ा सक्सेसफुल रहा और अखबारों ने दूसरे दिन इसके बारे में प्रतिक्रिया लिखी कि ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लैंड में भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा हो और भारत की आजादी के लिए यहां क्रांतिकारी कार्य गतिविधियां कर रहे हो। इंडिया हाउस इज ए सेडिशियस हाउस, इसके ऊपर चेक लगना चाहिए, कल को ये ना हो कि ये जो विद्यार्थी हैं यहीं पे कोई ऐसी घटना को अंजाम दे दे। और जो ये उनकी मंशा थी वो सच भी हुई बाद में, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और इस प्रकार सावरकर ने भारत की वहां पे एक अलग छवि क्रिएट कर दी और जिसमें उनका साथ दे रहे थे और कोई नहीं, श्री मदन लाल ढींगरा जी। मदन लाल ढींगरा अपनी पूरी स्टडीज कर चुके थे, पेपर उनके हो गए थे, अब वो वापस अपने घर आ गए। यहां से वो इंडिया हाउस के वहां पे उनका भाई मिलता उनको आके, कुंदन लाल, और वो उनको बताता है कि पिताजी खुश नहीं है जिस प्रकार की तुम गतिविधियां कर रहे हो, वहां पे सारी खबर पहुंच रही है, पिताजी चाहते हैं कि तुम इंडिया हाउस छोड़ दो। मदन लाल ढींगरा जैसे कोई उनका स्वभाव था, वो चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन वो बार बार कुंदन लाल कहता है कि तुम्हें छोड़ना होगा। यहां तक कि वो कर्जन वाइली को भी एक पिताजी का पत्र देते, साहब दत्तामल द्वारा लिखा हुआ पत्र, जिसमें वो कहते हैं, वाइली से आग्रह करते हैं कि मदन लाल ढींगरा को इस कंपनी से निकालो, ये कंपनी अच्छी नहीं है। और ये बात भी सच है, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो मदन लाल ढींगरा जी के दिमाग में जो इस समय जितना भी बदलाव आ रहा था, इसमें इंडिया हाउस की जो कार्यविधि थी इसका बहुत बड़ा असर था। मदन लाल ढींगरा जी जो कि उस समय इंग्लैंड में अपनी प्राइवेट पिस्तौल रखते थे और अपनी प्राइवेट पिस्तौल के साथ टॉटनहैम जगह जहां पे जाके वो गोली चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे, उन्होंने उस दिन 12 बजे के बाद करीब वो टॉटनहैम गए, वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की। 1 जुलाई का दिन है, शाम को मीटिंग थी एट होम, वहां पे इंडियन एसोसिएशन जो थी वहां पे उन्होंने एट होम ऑर्गेनाइज की हुई थी और यहाँ पे मदन लाल ढींगरा जी को भी बुलाया गया था। मदन लाल ढींगरा जी अपने घर जाते हैं, वापस आते हैं शाम के 4:30 बजे। मिस हैरी जिसके पास वो रह रहे थे उसने बताया कि ये वापस आए, क्योंकि बात तो कोई करते नहीं थे, ज्यादा वो बोलते नहीं थे, अपने कमरे में बंद हो गए। मदन लाल ढींगरा जी ने अपने आप को तैयार किया, पगड़ी पहनी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम लाइट ब्लू कलर उन्होंने पगड़ी पहनी, अपना हैट फूट, अपनी पगड़ी पहनने के बाद अपने कपड़े पहने और पूरी तरह सूट बूट पहन के तैयार हुए। फिर टैक्सी बुलाई और टैक्सी लेकर 8:30 बजे वो निकले और 9:30 बजे, 9 बजे के करीब वो वहां पे अपने पहुंच गए जहां पे ये मीटिंग अरेंज की गई थी। सारे वहां पे जो भारतीय लोग थे, अक्सर ज्यादातर सारे भारतीय ही थे और अपनी भारतीय वेशभूषा में आए हुए थे, कोई साड़ी पहन के, कोई सूट पहन के, हर अपने अपने स्टेट के मुताबिक अपने आप को ड्रेसअप करके आया था। और मदन लाल ढींगरा जी ने अपने पंजाबी होने का सबूत दे दिया था, क्योंकि वो पगड़ी पहन के वहां पे एंटर करते हैं। और मदन लाल ढींगरा जी सारे बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन मदन लाल ढींगरा की निगाहें जो है वो सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो किसी की वेट कर रहे थे और वो कोई और नहीं था, कर्जन वाइली। कर्जन वाइली
कोई 10:30-11 बजे के करीब वो एंटर करते हैं अपनी पत्नी के साथ। विली उनकी पत्नी है, दोनों एंटर करते हैं और आपस में बातचीत करते हुए कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ अचानक उनकी नजर मदन लाल ढींगरा पे पड़ती है और वो मदन लाल ढींगरा उनके पास चल देता है और वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो उनको साहब दितामल ने वैसे भी बोला था। वो उससे बात अभी करते ही हैं कि मदन लाल ढींगरा जी अपनी पिस्तौल निकालते हैं और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। 3-4 गोली उन्होंने उनके ऊपर दाग दी और जैसे ही वो गिरे, पीछे एक और डॉक्टर लालजी काका, वो डॉक्टर सिंघाई के थे, जो उस तरफ आए, शायद उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मदन लाल ढींगरा को लगा कि वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 गोलियां उन्होंने उसके ऊपर भी लगा दी और उनकी भी वहीं पे डेथ हो गई। ये करने के बाद उन्होंने अपनी पिस्तौल नीचे रख दी। यहाँ पे अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। कईयों ने कहा कि मदन लाल ढींगरा को पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया और उसको पकड़कर मारा और ये उससे हथियार छीन लिया गया। हर पुलिस वाले ने कहा कि मैंने छीन लिया। ये सब झूठ बातें हैं। जिसके हाथ में पिस्तौल हो, 2 मर्डर कर दिए, किसकी जुर्रत है कि उसको हाथ लगा जाए। और मदन लाल ढींगरा कोई विकल्प लेके, अपने संकल्प लेके वहां पे आया था और उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया था, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने ये फेंका और अपनी जेब में से ऐनक निकाली, अपने शीशे साफ किया और ऐनक पहन के बैठ गया। और उसके पास एक पुलिस वाला आया, उसने कहा कि तुमने ये ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद पुलिस वाले आए, 11:30 बज रहे थे, रात का टाइम था, और उसको वो ले गए। और इस प्रकार कर्जन वायली का 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा जी ने कत्ल कर दिया। यहां पे मैं छोड़ता हूं, आगे हम फिर करेंगे। थैंक यू।